ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक अल्काट्राज जेल ब्रेक की कहानी, जहां से भागने की सजा सिर्फ मौत है। और कैसे तीन शातिर लोग दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे सुरक्षित जेल से भागने की कोशिश करते हैं। तो क्या वो भाग पाते हैं और क्या अपना नाम इतिहास में दर्ज करते हैं? चलिए शुरू करते हैं इस सच्ची कहानी को। यह 1960 की बात है, जब फ्रैंक मॉरिस, एक सजायाफ्ता अपराधी जिसका दिमाग उसकी जिद जितना तेज था, अमेरिका की सबसे खतरनाक हाई सिक्योरिटी जेल अल्काट्राज पहुंचा। अल्काट्राज प्रिजन समुद्र के बीच एक टापू पर बनी थी, जहां से आज तक कोई भी कैदी कभी भाग नहीं पाया था। लेकिन फ्रैंक जेलों से भागने के लिए मशहूर था और वह इससे पहले कई जेलों से फरार हो चुका था। इसी वजह से फ्रैंक मॉरिस को अल्काट्राज भेजा गया। जैसे ही वह जेल पहुंचा, उसकी अच्छी तरह तलाशी ली गई और फिर उसे उसकी सेल में भेज दिया गया, जहां उसे अब उम्र कैद की सजा काटनी थी। अगली सुबह जब सारे कैदी नाश्ता कर रहे थे, मॉरिस की मुलाकात एक और कैदी से हुई जिसका नाम लिटमस था। लिटमस के पास एक पालतू चूहा था जिसे वह अपना दोस्त मानता था और अपना खाना भी उसके साथ बांटता था। जब मॉरिस लिटमस से बात कर रहा था, तभी उसकी नजर वुल्फ नाम के एक मोटे कैदी पर पड़ी जो उसकी तरफ गंदी हरकतें कर रहा था। लेकिन मॉरिस ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वुल्फ को नजरअंदाज कर दिया। खाने के बाद मॉरिस को वार्डन के ऑफिस ले जाया गया, जहां वार्डन ने उसे धमकाते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो इस जेल से भागने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अल्काट्राज से कोई नहीं भाग सकता। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो गार्ड तुम्हें गोली मार देंगे, लेकिन अगर किसी तरह तुम जेल से बाहर निकल भी गए तो ठंडे समुद्री पानी में डूबकर बहुत दर्दनाक मौत मरोगे। उसी शाम जब सारे कैदी टहलने के लिए बाहर थे, वुल्फ फिर से मॉरिस के पास आया और खुलेआम उसे परेशान करने लगा। इस बार मॉरिस का सब्र टूट गया और उसने उस मोटे आदमी को बुरी तरह पीट दिया। क्योंकि मॉरिस ने जेल के सबसे ताकतवर कैदी को मार दिया था, इसलिए बाकी कैदी भी उससे डरने लगे। क्योंकि मॉरिस काफी समझदार था, उसे जेल की लाइब्रेरी संभालने का काम सौंप दिया गया। इसी दौरान मॉरिस की मुलाकात इंग्लिश नाम के एक आदमी से हुई, जो मर्डर के केस में 2 उम्र कैद की सजा काट रहा था। बातचीत के दौरान मॉरिस को पता चला कि इंग्लिश को हिस्ट्री की किताबें बहुत पसंद थीं और दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिनों बाद मॉरिस की मुलाकात डॉक नाम के एक आदमी से हुई, जो बहुत अच्छा पेंटर था और अपनी तन्हाई से लड़ने के लिए पूरा दिन पेंटिंग करता रहता था। एक दिन मॉरिस इंग्लिश से मिलने गया और उससे जेल के बारे में पूछा। इंग्लिश ने बताया कि इस जेल से भागना नामुमकिन है, क्योंकि कैदियों की दिन में 12 बार गिनती होती थी और जेल के चारों तरफ 24 घंटे 7 दिन स्नाइपर तैनात रहते थे, जो भागने की कोशिश करने वाले किसी भी इंसान को गोली मार देते थे। लेकिन अगर कोई किसी तरह भाग भी गया तो वह ठंडे समुद्र के पानी में डूबकर ही मर जाता। उसी रात एक गार्ड ने मॉरिस को बढ़ई का काम करने के बारे में बताया, जिसके लिए उसे घंटे के 15 सेंट मिलते। अगले दिन जब मॉरिस जेल के मैदान में था, वुल्फ ने एक बार फिर उस पर हमला कर दिया। मॉरिस और वुल्फ के बीच जोरदार लड़ाई हो गई और जब एक गार्ड बीच बचाव करने आया तो वुल्फ ने चाकू से उस गार्ड पर वार कर दिया। इस लड़ाई के नतीजे में दोनों को एकांत सेल में बंद कर दिया गया। मॉरिस बहुत गुस्से में था, क्योंकि वह सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा था। 2 दिन बाद जब मॉरिस को एकांत सेल से बाहर निकाला गया तो लिटमस ने अपने पालतू चूहे के जरिए उसे एक स्वागत नोट भेजा। मॉरिस की सेल के बगल वाली सेल में एक नया कैदी रखा गया था। उसका नाम चार्ली था और वह एक बड़ी लूट के मामले में सजा काट रहा था। एक दिन जब वार्डन सेल्स की जांच कर रहा था तो वह डॉग की सेल के पास पहुंचा, जो उसकी पेंटिंग्स से भरी हुई थी। उनमें से एक पेंटिंग खुद वार्डन की थी, लेकिन उसे वह बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उसने डॉग की सारी पेंटिंग्स हटवा दी और उसका पेंटिंग करने का हक छीन लिया। इसका मतलब था कि उस दिन के बाद डॉग को जेल में पेंटिंग करने की इजाजत नहीं मिलेगी। वार्डन के इस फैसले ने डॉग का दिल तोड़ दिया, क्योंकि पेंटिंग ही एक चीज थी जो उसे जेल में जिंदा रखे हुए थी। अगले दिन जब सारे कैदी जेल की वर्कशॉप में थे, मॉरिस ने देखा कि डॉग बहुत परेशान लग रहा था। मॉरिस ने एक गार्ड से कहा, डॉग पर नजर रखो, आज वह ठीक नहीं लग रहा। लेकिन गार्ड्स ने मॉरिस की बात अनसुनी कर दी और उसे अपने काम से मतलब रखने को कहा। काम के दौरान डॉग ने एक कुल्हाड़ी उठाई और वार्डन के फैसले के विरोध में अपने ही हाथ की 3 उंगलियां काट डाली। यह देखते ही गार्ड्स उसे जल्दी से जेल के अस्पताल ले गए, जबकि मॉरिस एक कोने में खड़ा चुपचाप यह सब होता देखता रहा। उसी रात जब मॉरिस अपनी सेल में था तो उसकी नजर एक वेंट पर पड़ी, जहां से एक कॉकरोच बाहर निकल रहा था। यह देखकर मॉरिस ने सोचा कि शायद उस वेंट के नीचे से बाहर जाने का कोई रास्ता हो सकता है। तभी इंग्लिश मॉरिस की सेल के बाहर आया
किताबें बांटते हुए और उसे बताया कि वार्डन ने डॉक को पेंटिंग से इसलिए रोक दिया क्योंकि उसे अपनी वह तस्वीर पसंद नहीं आई थी जो डॉक ने बनाई थी। अगले दिन जब मॉरिस लंच के लिए मेस हॉल गया तो उसकी मुलाकात जॉन और क्लेरेंस नाम के दो भाइयों से हुई। मॉरिस उन्हें पहले से जानता था क्योंकि वे सभी अटलांटा जेल में एक साथ बंद रह चुके थे। वे इस बात पर चर्चा करने लगे कि अल्काट्राज से भागना क्यों नामुमकिन माना जाता है। इस बातचीत के दौरान ही पहली बार मॉरिस के दिमाग में जेल से भागने का ख्याल आया। उस रात जब गार्ड अपनी गश्त पूरी कर चुके थे, मॉरिस ने एक नेल क्लिपर निकाला जो उसने वार्डन की मेज से चुराई हुई बाइबल के अंदर छुपा रखा था। फिर उसने अपनी सेल में वेंट के आसपास की दीवार को खुरचना शुरू किया। उसने देखा कि जेल की दीवारें पुरानी होने की वजह से प्लास्टर बहुत आसानी से उखड़ रहा था। अगले दिन चार्ली की पत्नी उससे मिलने आई। बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसकी मां बहुत गंभीर रूप से बीमार है और डॉक्टरों के मुताबिक उसके पास सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं। यह सुनकर चार्ली का दिल टूट गया और उसके मन में भी अल्काट्राज से भागने की चाह पैदा हो गई ताकि वह आखिरी बार अपनी मां से मिल सके। उस रात जब वह अपनी सेल में लौटा तो उसने मॉरिस से कहा, अगर तुम इस जेल से भागने की योजना बना रहे हो तो मैं भी साथ हूँ। अगली सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे, मॉरिस ने अपने दोस्तों को अपनी भागने की योजना बता दी। उसने समझाया कि पैसिफिक ओशन की नमी की वजह से जेल की दीवारें कमजोर हो चुकी हैं और वे इसका फायदा उठा सकते हैं। वे अपनी सेल की वेंटिलेशन ग्रिल्स हटाएंगे और उनके पीछे से गुजरने वाली पाइपलाइनों के रास्ते बाहर निकलेंगे। भागने की योजना तो बन गई थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पैसिफिक ओशन पार करके मेनलैंड तक कैसे पहुंचा जाए। मॉरिस ने क्लेरेंस की तरफ देखा और कहा, तुम जेल की लॉन्ड्री में काम करते हो, जब भी मौका मिले कुछ रेनकोट चुराकर अपनी सेल में ले आना। जिस रात हम भागेंगे उन्हीं रेनकोट्स से हम एक राफ्ट बनाएंगे। सभी को मॉरिस की योजना पसंद आई और सबने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसी रात मॉरिस फिर से दीवार से सीमेंट खुरचने में लग गया। इस बीच चार्ली अपनी सेल में बैठा रहा और गार्ड्स पर नजर रखता रहा ताकि अगर कोई पास आए तो वह मॉरिस को चेतावनी दे सके। मॉरिस पूरी ताकत से दीवार खोद रहा था, लेकिन घिस चुका नेल क्लिपर काम को बहुत मुश्किल बना रहा था और इस दौरान उसके हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए। अगली सुबह मॉरिस ने अपने दोस्तों को अपनी परेशानी बताई और कहा, अगर मुझे कोई छोटा सा औजार मिल जाए तो दीवार खोदना बहुत आसान हो जाएगा। कहते हुए उसकी नजर एक चम्मच पर पड़ी। उसने उस चम्मच को अपने जूते से रगड़ दिया ताकि वह गंदी लगे। फिर उसने एक गार्ड को बुलाया, उसे गंदी चम्मच दिखाई और पूछा कि क्या इसे नई चम्मच से बदला जा सकता है। गार्ड ने मॉरिस की बात मान ली और फिर मॉरिस और जॉन चम्मच बदलवाने गए। जॉन गार्ड को इधर उधर की बातें करके उलझाए रहा और इसी दौरान मॉरिस ने चुपचाप एक नहीं बल्कि 2 चम्मच अपनी जेब में डाल लिए। इसके बाद वह लिटमस के पास गया और उससे एक सिक्का उधार लिया। उस रात मॉरिस ने अपनी सेल में एक छोटी सी आग जलाई और चम्मच को पिघलाकर नेल क्लिपर के साथ जोड़ दिया। अपने नए बनाए हुए औजार के साथ उसने दीवार खोदना फिर से शुरू किया और इस बार औजार बिल्कुल सही काम कर रहा था। उसी रात जब मॉरिस दीवार खोदने में लगा था, एक गार्ड उसकी सेल के बहुत पास आ गया और चार्ली उसे देख नहीं पाया, लेकिन ठीक समय पर इंग्लिश वहां आ गया और उसने गार्ड का ध्यान भटका दिया। यह देखकर मॉरिस ने तुरंत छेद को ढक दिया और वापस अपने बिस्तर पर कूद गया। वह पकड़े जाने से तो बच गया, लेकिन उसे एक बात समझ आ गई, वह चार्ली पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता था। अगले कुछ दिनों तक लगातार खोदाई करने के बाद मॉरिस ने महसूस किया कि ग्रिल भले ही पुरानी थी, लेकिन उसे निकालने के लिए एक खास औजार की जरूरत पड़ेगी। इस बीच जब भी वह जेल के मैदान में बाहर जाता तो खोदाई से निकली मिट्टी अपनी जेबों में भर लेता और चुपचाप बाहर जमीन पर गिरा देता। जेल की वर्कशॉप में काम करते हुए मॉरिस ने एक खास औजार बनाया जो ग्रिल को काट सकता था। शक से बचने के लिए उसने हाथ में लोहे का एक टुकड़ा पकड़ रखा था, इसलिए जब मशीन पर अलार्म बजा तो गार्ड्स ने उसी नकली लोहे के टुकड़े को जब्त कर लिया। लेकिन यही मॉरिस की योजना थी। असली औजार उसके जूतों में छुपा हुआ था। अपनी सेल में वापस आकर मॉरिस ने काम शुरू किया और थोड़ी मेहनत के बाद उसने ग्रिल काटकर निकाल दी। इसी दौरान चार्ली, जॉन और क्लेरेंस ने भी अपनी अपनी सेल में यही काम किया। भागने की योजना का पहला चरण अब पूरा हो चुका था। इसके बाद समूह ने नकली सिर बनाने का फैसला किया ताकि जब वे भागें तो गार्ड्स को लगे कि वे अभी भी सो रहे हैं। टीम ने काम बांट लिया। जॉन जेल के सैलून से कुछ बाल चुराएगा, चार्ली पेंट का इंतजाम करेगा और मॉरिस जेल की लाइब्रेरी से पुराने अखबार चुरा लाया। फिर उन्होंने दीवार से निकले प्लास्टर को कागज के साथ मिलाकर खोपड़ी के आकार का सांचा बनाया। उसे इंसानी चेहरे जैसा दिखाने के लिए पेंट और डिटेलिंग करने के बाद उन्होंने उसमें बाल लगा दिए, जिससे वह बिल्कुल असली सिर जैसा लगे। मॉरिस ने एक नकली ग्रिल भी पेंट की ताकि दीवार में बना खाली
हिस्सा नजर न आए। एक रात मॉरिस ने ग्रिल के पार जाकर यह देखने का फैसला किया कि बाहर क्या है। उसने अपने बिस्तर पर नकली सिर रखा और वेंट के रास्ते बाहर निकल गया। पाइपलाइन के अंदर से होता हुआ ऊपर जा पहुंचा। वहां उसे एक लोहे का दरवाजा मिला, लेकिन वह काफी ऊंचाई पर था, वहां तक नहीं पहुंच सकता था। इसी दौरान रात की गश्त पर निकला एक गार्ड मॉरिस की सेल के पास से गुजरा। बिस्तर पर रखा नकली सिर देखकर उसे लगा कि मॉरिस सो रहा है और वह बिना किसी शक के आगे बढ़ गया। अगली सुबह मॉरिस ने अपने दोस्तों को उस लोहे के दरवाजे के बारे में बताया। उस रात जॉन और मॉरिस ने फिर से जाकर उसे देखने का फैसला किया। जब पूरी जेल शांत हो गई तो वे अपनी अपनी सेल से निकले और उस दरवाजे तक पहुंचे। मॉरिस जॉन के कंधों पर चढ़ा और दरवाजे को ध्यान से देखा। तब उसे समझ आया कि अगर सही औजार मिल जाए तो वे उस गेट को काट सकते हैं। अगले दिन म्यूजिक क्लास के दौरान मॉरिस की नजर एक टूटे हुए पंखे पर पड़ी। उसने सोचा कि इससे उन्हें जरूरी औजार बनाने में मदद मिल सकती है। क्लास खत्म होने के बाद उसने चुपचाप उस पंखे को एक इंस्ट्रूमेंट केस में रखा और बिना किसी को बताए कमरे से बाहर निकल गया। बाद में उसने उस पंखे को खोलकर उसका मोटर निकाला और उससे एक ऐसा उपकरण बनाया जो लोहे के गेट को काट सकता था। उस रात मॉरिस और जॉन फिर से गेट पर पहुंचे और उसे काटना शुरू किया। आवाज की वजह से कुछ गार्ड्स को शक हुआ और उन्होंने कुछ सुना भी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए। काफी मेहनत के बाद वे आखिरकार गेट काटने में सफल हो गए और जल्दी से अपनी अपनी सेल में लौट आए। अगले दिन जब सभी कैदी एक फिल्म देख रहे थे, मॉरिस, चार्ली, जॉन और क्लैरेंस ने तय किया कि वे मंगलवार की रात दुनिया की सबसे खतरनाक जेल से भागेंगे। मंगलवार की सुबह नाश्ता करते वक्त मॉरिस ने डॉग की याद में मेज पर एक फूल रखा। दूर से यह सब देख रहा वार्डन शक में पड़ गया। वह मॉरिस के पास आया, उसे जेल के नियम याद दिलाए और उस फूल को कुचल दिया। यह देखकर लिटमस गुस्से से बेकाबू हो गया और उसने वार्डन पर हमला कर दिया, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया और वह वहीं मर गया। उसी शाम वार्डन ने कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए मॉरिस की सेल की तलाशी लेने का आदेश दिया, लेकिन जांच के दौरान गार्ड्स को कुछ भी नहीं मिला और उन्हें नकली ग्रिल भी दिखाई नहीं दी। तलाशी के बाद वार्डन ने एक गार्ड से कहा कि मॉरिस को दूसरी सेल में शिफ्ट कर दिया जाए। गार्ड ने जवाब दिया कि वह पहले कागजी कार्रवाई करेगा और फिर उसे शिफ्ट करेगा। इसी बीच हम वुल्फ को देखते हैं। 6 महीने बाद वुल्फ को एकांत कैद से बाहर निकाला गया और वह फिर से मॉरिस पर हमला करने की योजना बना रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, इंग्लिश ने उसे रोक लिया और मॉरिस की जान बच गई। आखिरकार भागने की रात आ ही गई। मॉरिस और उसके साथियों ने तय किया कि वे गेट के पास मिलेंगे। जैसे ही रात हुई, एक एक करके वे अपनी सेल से निकले और गेट की तरफ बढ़ने लगे। आखिरी पल में चार्ली पीछे हट गया। डर हावी हो गया। जॉन, मॉरिस और क्लैरेंस जल्दी से गेट की तरफ भागे और एक दूसरे की मदद से जेल की छत पर चढ़ गए। चार्ली ने आखिरकार थोड़ी हिम्मत जुटाई और अपनी सेल से बाहर निकला, लेकिन जब वह गेट तक पहुंचा तो वह अकेले आगे नहीं बढ़ पाया। आजादी का उसका एक ही मौका हाथ से निकल गया। इस बीच मॉरिस और उसके 2 दोस्त सर्चलाइट से बचते हुए जेल के पिछवाड़े तक पहुंच गए। उन्होंने बड़ा गेट पार किया और आखिरकार दुनिया की सबसे खतरनाक जेल से भाग निकले। समुद्र तक पहुंचने के बाद उन्होंने चुराए हुए रेनकोट से एक अस्थायी राफ्ट बनाया। काफी मेहनत के बाद राफ्ट तैयार हो गया और आखिरकार तीनों अल्काट्राजस नाम की उस जहन्नुम से बाहर निकल गए। अगली सुबह जब गार्ड्स ने उनके बिस्तरों से कंबल हटाए तो नकली सिर देखकर वे सन्न रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। पूरी जेल में अलार्म बजने लगे और खोज शुरू हो गई। खबर पूरे देश में फैल गई और जल्द ही एयर फोर्स और नेवी भी शामिल हो गई, लेकिन जॉन, मॉरिस और क्लैरेंस का कोई सुराग नहीं मिला। दूसरी तरफ खाड़ी में रेनकोट के टुकड़े और उन लोगों की कुछ निजी चीजें तैरती हुई मिली। एंजल आइलैंड पर तलाश के दौरान शर्मिंदा वार्डन जोर देकर कहता है कि ये सामान अहम थे और उन्हें पीछे छोड़ने से पहले वे डूब चुके होंगे, लेकिन एक पुलिस वाला यह संभावना बताता है कि शायद उन्होंने जानबूझकर ये चीजें पानी में फेंकी हों ताकि लगे कि वे डूब गए हैं। बाद में जेल से भागने की घटना को रोक न पाने के लिए वार्डन को वॉशिंगटन बुलाया जाता है। एक चट्टान पर वार्डन को गुलदाउदी के फूल का एक सिरा मिलता है। उसका सहायक बताता है कि एंजेल आइलैंड पर ऐसे फूल नहीं उगते। इसका मतलब साफ था कि मॉरिस और उसके 2 साथी दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल अल्काट्राजस से सफलतापूर्वक भाग निकले थे। अंत में लिखा आता है कि वे भगोड़े कभी नहीं मिले और जेल से भागने की इस घटना के 1 साल से भी कम समय बाद अल्काट्राजस को जेल के रूप में बंद कर दिया गया और अब वो एक फेमस टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है जिसे लाखों लोग देखने जाते हैं और जब लोग वह जाते हैं उनके दिमाग में फ्रैंक मॉरिस का ख्याल जरूर आता है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो ये थी अल्काट्राज फिल्म की पूरी सच्ची कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर वीडियो बना पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।